हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम मेडिवल इंडिया को कवर करेंगे थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। इसी में ये हमारा पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो वो सेल्यूकस के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन थे? मेगास्थनीज। मुद्र राक्षसा किसने लिखी थी? मुद्र राक्षसा के लेखक थे विशाखादत्त। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। किस चीज़ के लिए भेजा गया था? बुद्धिज्म का प्रमोट करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट इज, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? तो उनका नाम था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो वो बुद्धिज्म था। नेक्स्ट इज, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट आपके बृहदर्थ थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके वेरियस पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस में। महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में था? तो वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क कुशागवंश वंश का शासक था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर में थी। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध जनपद की राजधानी थी राजगृह। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो गंधार जनपद की राजधानी थी तक्षशिला। ये भी बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो त्रिभेद्र थे जैन धर्मों के प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्मों के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये आप सभी को पता होगा, महावीर, जिनको फाउंडर ऑफ जैनिज्म भी बोला जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट इज, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो मैं को आशा करती हूँ कि ये आप सभी को पता होगा, रज़िया सुल्तान, जो कि एक पावरफुल वुमेन थी, जो कि दिल्ली सल्तनत की रूलर थी एंड वो उस टाइम रूल कर रही थी। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। किस वेद की रचना गंध एवं पद दोनों में की गई है? तो उसका नाम है यजुर्वेद, जिसकी रचना गंध एवं पद दोनों में की गई है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना आपके गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों, जो कि हिनायाना और महायाना में बट गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया था, जिसको हिनायाना और महायाना के रूप में जाना गया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश के आपके लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगति आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है? तो उनका नाम है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इनको विरोधों का मिश्रण बताया गया है। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोला रूलर्स के पास थी। चोला रूलर कहाँ रूल कर रहे थे उस टाइम? साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे। नेक्स्ट है, संकीर्तन प्रथा की जन्मदाता कौन थे? संकीर्तन प्रथा की जन्मदाता आपके चैतन्य थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। किस शासक पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो किस स्थान पर? कुशीनगर। महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं? महापरिनिर्वाण उस स्टेज को बोलते हैं जहाँ आपके गौतम बुद्धा जी स्वर्ग स्थान कर गए थे। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कहाँ है, कला है, कहाँ स्थित है वो? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो
नटराज है वो कहाँ स्थित है? तो वो चिदम्बरम में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने पाली लैंग्वेज का यूज़ किया था। अपने जो वो देते थे, लेक्चर्स देते थे, उनके लिए उन्होंने पाली का यूज़ किया था। नेक्स्ट इज कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया था। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक आपकी गणित से संबंधित है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट ने कराया था। राष्ट्रकूटास जो थे उन्होंने आपके एलोरा टेम्पल का निर्माण कराया था। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में आए थे। ये इनका कैपिटल क्या था हर्षवर्धन का, उनके एम्पायर का, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है आपका। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो ये आपके समुद्रगुप्त हैं, जिनको कविराज भी कहा जाता था। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? बदियूनी ने कहा था उनको। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो वो शंकराचार्य थे। शंकराचार्य कहाँ रूल कर रहे थे? वो आपके असम वाले रीजन में थे, जिन्होंने इन्होंने एक क्लासिकल डांस की भी बोलते हैं ओरिजिनेटर शंकराचार्य है। तो वो आप हमें कमेंट में बताएं कि वो कौन से डांस के ओरिजिनेटर को शंकराचार्य बोला जाता है। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? तो सिराज हिंद किसे कहा जाता है? जौनपुर को। इसको सिराज ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, जौनपुर को। चालुक्य वंश की सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो वो पुलकेशिन था। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी ने 1192 ईयर में हुई तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ये वॉर किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। भारतीयों के महान रेशम मार्ग जिसको सिल्क रूट किसने आरंभ किया? तो सिल्क रूट आप अभी ये बहुत ही मतलब अभी फेमस है सिल्क रूट, जो कि अभी चाइना के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं, एवरीडे न्यूज़ में आते रहता है। तो इसके जो निर्माण था वो कनिष्क ने करा था। गुलरुखी के नाम में कौन जाना जाता था? तो गुलरुखी के नाम में सिकंदर लोदी को जाना जाता था। शिवाजी ने अपने राज्य की आय की मुख्य साधन किसे बताया? तो शिवाजी ने अपने राज्य की आय की मुख्य साधन क्या थी? चौथ था। ये शिवाजी कौन से रूलर में थे? ये आपके महाराष्ट्र वाले रीजन में थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो महावीर वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते ली गई है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरिया ने चलाई थी सर्वप्रथम आपकी स्वर्ण मुद्राएं, जो कि गोल्ड की फर्स्ट जो कॉइन्स आए थे वो इंडो बैक्टीरियन से आए थे। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलो वात्सुत से ली गई है। नेक्स्ट इज जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उसका नाम मंसूर था। इनके दरबार में 2 पेंटर्स थे, एक मंसूर था, एक क्या था, ये आप हमें कमेंट में बताएं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपकी अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग वॉर के बाद जो अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो कलिंगा वॉर ऐसे बोला जाता है कि अशोका के लाइफ में सबसे एक ट्रांसफॉर्मिंग फेस आया था, जिनके बाद वो एकदम साइलेंट रूलर हो गए थे। नेक्स्ट इस मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो आपके शिवाजी थे। ये कहाँ रूल कर रहे थे? मैंने अभी बताया, ये महाराष्ट्र वाले रीजन में रूल कर रहे थे। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? एक तो चौथा हमने पहले डिस्कस किया और एक सर देशमुखी था। तो जो चौथा ये इनके जो राज्य का आय का सबसे मुख्य वो था,
कारण था। लमटन मूर्ख किसे कहा जाता था? तो लमटन मूर्ख आपके जहांगीर शाह को कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो मुझे लगता है ये आप सभी को पता होगा, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। नंद लोग कहाँ राज्य करते थे? तो नंद लोग आपके मगध एरिया में राज करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को नंदों के कुशासन से बचाया था। जब नंदाज चले गए थे तभी चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिनेट होता है हमारे कंट्री में, तो नंद को हराकर मौर्य एम्पायर इस्टेब्लिश होता है। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? पाटलिपुत्र मौर्य राजाओं की राजधानी थी। कलिंग के युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन किया? तो हमने अभी देखा, उसने भविष्य में कोई लड़ाई न लड़ने का निर्णय किया, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव, हमने कहा, एक फेस आया था, जिनके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उन्होंने धम्मा प्रोपोगेट किया था। तो कलिंग वॉर के बाद ही हुआ था सब कुछ। हम्पी किसकी राजधानी थी? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इस भारतीय इतिहास किस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास में गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको द फेस ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, क्योंकि गुप्ता के पीरियड में टेम्पल के सबसे ज़्यादा निर्माण कराए गए थे। हिनसांग एक चीनी यात्री जो भारत में किसके काल में आए थे? तो वो हर्षवर्धन के काल में आए थे। हिनसांग वो चीनी यात्री थे। भारतीय नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारतीय नेपोलियन। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? तो ये बिहार में था, जो कि उस टाइम बहुत ही प्रसिद्ध था। चरक क्या था? चरिक एक चिकित्सक था। तो एक इन्होंने बुक भी लिखी थी, जिसको हम चरक संहिता के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है चालुक्य वंश कहाँ स्थिर है? तो चालुक्य वंश आपका वातापी में स्थिर था। सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? तो चारों राजाओं के राज्य, चोला राजाओं का राज्य और पांडव राजाओं का राज्य। तो ये इम्पोर्टेंट है। जो सातवाहन एम्पायर था वो किससे घिरा हुआ था? तो ये इम्पोर्टेंट है। चोल राजाओं का केंद्र था, तो चोल राजाओं का जो केंद्र था वो तंजौर था, इनका कैपिटल। ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थिर था? तो जो आपका चोल राज्य था वो हैदराबाद नगर के पास स्थिर था। एलोरा के भव्य शिव मंदिर का किसके शासन में निर्माण कराया गया था? तो कृष्णदेव प्रथम के आपके शासन में एलोरा का निर्माण कराया गया था। ये एलोरा किस रिलीजन से रिलेटेड है कि आप हमें कमेंट में बताएं। स्त्री वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? तो बहुपति विवाह उस समाज में नहीं था। हर्ष पहले तो थानेश्वर में शासन चलाता था, बाद में उसने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो हर्षवर्धन जो थे उन्होंने नेक्स्ट अपनी जो राजधानी थी वो कन्नौज को बनाया। पहले कहाँ से करते थे? थंजौर से करते थे, सॉरी इट्स थानेश्वर। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। अश्वघोष कौन था? संस्कृत कवि जिसने बुद्ध चरित की रचना की थी। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन फॉर्मेट में ही आते हैं, बहुत बार ऐसे मैच द फॉलोइंग में आते हैं, या आपको मैच करना होता है। तो अगर आपको एक भी आप अगर सही से मैच कर सकते हैं तो आपका क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक प्रसिद्ध तमिल कवि जो 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ था, तो त्यागराजा जो थे वो 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुए थे। वो कौन थे? वो तमिल कवि थे। नेक्स्ट इज हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख का जो संबंध है वो कलंक राज खारिल से संबंधित है। धगरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सो रुद्रदामन से है। तो आपका जो धरनार अभिलेख है, नालसा अभिलेखों का मनवानन किससे करवाया था? तो गौतमी बालश्री से कराया था।
एहुल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एहुल अभिलेख का आपका संबंध पुलकेशिन II से है। अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? तो अशोक के 13वें शिलालेखों में आपका कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। प्राचीन शिलालेखों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भिटारी अभिलेख का संबंध आपका स्कंदगुप्त से है। कालिदास के बारे में वर्णन किसमें मिलता है? तो कालिदास के बारे में वर्णन हमें पुलकेशिन द्वितीय के एहोल इंस्क्रिप्शन में मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? तो मंदसौर अभिलेख के रचनाकार आपके वत्स भट्ट थे। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो मालिनारे से है उनका। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? ग्वालियर अभिलेख का संबंध आपका प्रतिहार नरेश भोज से है। हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमिदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य के लिए जो भूमिदान किया गया था वो आपके बांसखेड़ा अभिलेख में मिलता है हमें। अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये आपको गिरनार अभिलेख में मिलता है, जो कि किससे एसोसिएटेड था? हमने अभी डिस्कस किया, ये आपके रुद्रदामन से एसोसिएटेड था। जिस काल में मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी लिखित वर्णन नहीं मिलता है उस काल को क्या कहते हैं? उस काल को आपका प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। जिस काल में जो मनुष्य के द्वारा लिखी गई चीज़ें हैं उनका वर्णन अभी तक नहीं मिल रहा है हमें। मनुष्य विकास में उस काल को क्या कहते हैं जिसका वर्णन लिखित रूप में उपलब्ध है? तो अभी हमने पढ़ा था जिसमें उपलब्ध नहीं है, बट जिसमें उपलब्ध है उसको इतिहास बोलते हैं। किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सकते? तो आदि ऐतिहासिक काल के लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। मनुष्य ने शिव प्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये तांबे का प्रयोग किया था। ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? तो यह आपका कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में कृषि का निर्माण हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक आपके श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना था? वो आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे, जो कि गुप्त वंश के प्रथम सम्राट बने थे। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूं तथा जौ सबसे पहली फसल थी। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपके मेहरगढ़ से मिला है हमें। निम्न में से किसने प्रथम 1863 ईयर में भारत में पूर्वपाषाण कालीन औजारों का खोज किया था? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इनकी खोज की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो आपका लोथल में था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो कालीबंगन आपका राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नगार कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदाड़ो में मिलता है, जिसको हम वो ग्रेट ग्रैनरी भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो लोथल एवं कालीबंगन में आपके अग्निकुंड मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी का एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? जो कि आपकी डांसिंग गर्ल की बात कर रहे हैं तो वो आपके मोहनजोदाड़ो में मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों में बनाने के लिए कौन सी प्रदंत अपनाई थी? तो ये ग्रिड वाली पैटर्न थी। तो ग्रिड पैटर्न में उन्होंने अपने घरों का निर्माण किया था उस टाइम। आर्यन द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि जो आर्यन थे वो हम ऐसे नहीं बोल सकते अर्बन्स नहीं थे। वो आपके जो इंडस सिविलाइजेशन थी वो अर्बन थी, एंड आर्यन जो थी वो रूरल सिविलाइजेशन थी। आर्यन की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत उनकी भाषा थी। आर्यन का समाज किस प्रकार का था? तो प्रतिप्रधान समाज था उनका। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो उनको अमाजू कहा जाता है। अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता है। महावीर का जन्म
540 ईसाई पूर्व में कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में, जो कि वर्तमान में वैशाली है। यहाँ पर महावीर, लॉर्ड महावीरा का जन्म हुआ था। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो निग्रंथ कहा जाता है उनको। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। एशिया का ज्योतिपुंज, जिसे लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 560 ईयर में कपिल वस्तु की लुम्बिनी में हुआ था इनका। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पर हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, बट कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म तथा में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध की मृत्यु थी वो मैंने आपको पहले भी बताया था, और उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 ईयर कुशीनरा में इनकी मृत्यु हुई थी। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति आपके अजातशत्रु के शासनकाल में हुई है। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? तो 483 ईयर राजगृह में आपकी फर्स्ट संगति हुई थी। सेकेंड इस प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन थे? तो वो उनके अध्यक्षता थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी, जो कि 383 ईयर में हुई है। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई है? तो उस टाइम कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई है। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता आपके साबाकामी ने की है। कनिष्का के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो फोर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई है। नेक्स्ट इज नंद वंश अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश के अंतिम शासक आपके धनानंद थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो हमने अभी भी देखा था कि नंदास के बाद आपके मौर्य रूल का एस्टैब्लिशमेंट होता है, कि जो कि चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के थे। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कॉर्नेलिया से हुआ था? तो सेल्यूकस निकोटर की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना था? तो बिंदुसार बना था इनके। अलमत्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो अशोक बैठे थे। सबसे पहले आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर बिंदुसार आए हैं, उसके बाद अशोक थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। 1750 ईयर में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पडेट्री फेनथेलर ने सबसे पहले उनकी आपके शिलालेखों की खोज की थी। अशोक के किस शिलालेखों में धर्म की व्याख्या की गई है? तो वो आपके 11वें शिलालेखों में धर्म की व्याख्या की गई है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? वो आपकी 14 थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? तो स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर आपका अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकोटर थे इनके सेनापति। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था इसका देवभूति शुंग वंश के। सतवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सतवाहन वंश की स्थापना आपकी श्रीमुख ने की थी। तो आज के हम अपना फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। हम पार्ट 2 एंड पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि टोटल 500 क्वेश्चंस हैं। और इसी के साथ हम अपने बस मेडिवल इंडिया नहीं, हम मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी सबकी सीरीज़ लेकर आएंगे और टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, और जो अन्य प्लेलिस्ट है उनको भी एक बार अवश्य देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।